डियर्स, आज हम ताम्रपाषाण काल को डिटेल में समझेंगे। हमने मानव के बंदर से आधुनिक मानव तक के सफर को तय करने का एक विकास क्रम को समझ लिया है। हमने प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल की विभिन्न अवस्थाओं, प्रापाषाण काल, मध्य और नवपाषाण काल, और उसमें होने वाले मानव के विकास के बदलावों, उनकी जीवन शैली के बदलावों को समझ लिया है। हमने पुरापाषाण काल में मानव के द्वारा विभिन्न उपकरण अलग अलग समय पर जो यूज किए गए, जो हथियार यूज किए गए, उनको डिटेल में समझा, देखा भी कि किस तरह से पेबुल, एक पत्थर को, गोलमोल पत्थर को काट के चॉपर चॉपिंग और हाथ की कुल्हाड़ी बनाई, एक फलक, भाला बनाया, आग्नेय चट्टानों से किस तरह से ब्लेड और हड्डियों से धारदार और ब्लेड और भेदनी और छेदनी बनाई, वो सब हमने डिटेल में समझ लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम ताम्रपाषाण काल को समझने वाले हैं। उससे पहले, यदि आप अभी तक सारथी से नहीं जुड़े हैं तो शुरुआत से सारथी से जुड़ जाइए। आगे तक का सफर हमें तय करना है, तो सारथी से जुड़िए और सबको जोड़िए। अब एक चीज की देखो, यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल में और आद्य ऐतिहासिक काल तक होता क्या है कि हमें लिखित रूप से तो कोई साक्ष्य मिले नहीं है। हमें जो साक्ष्य मिले हैं, हम उनको देखकर एक अनुमान लगाकर निर्धारित कर रहे हैं चीजों को। बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पर होता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि बुक्स में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है। तो मेरा प्रयास, आपने देखा होगा लास्ट क्लासेस में भी, लास्ट वीडियोज में भी यही रहा है कि मैं वो सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स दूर कर सकूं। एक इस तरीके से स्लाइड को इस तरीके से बना के, या फिर इस तरह से समझा के, वो लॉजिक्स बता के, एक दूसरे से रिलेट करके, वो एग्जांपल्स बता के चीजों को आसान तरीके से समझा सकूं। मेरा ये प्रयास रहा है, आज भी मेरा वही प्रयास है। ये स्लाइड मैंने उसी तरह से तैयार की है। और मेरा यदि ये प्रयास आपको लगता है, अच्छा लगता है, सफल लगता है, सफल होता है, और तो आप बस इतना कीजिए कि लाइक करके क्लास को तब तक पहुंचा दीजिएगा। चलिए ताम्रपाषाण काल को समझ लेते हैं अब। क्योंकि मैंने बताया कि ये स्लाइड मैंने उसी तरह से तैयार की है कि जिससे मैं कंफ्यूजन और डाउट्स को दूर कर सकूं, तो एक बार मैं दिखा देता हूं कि करने क्या वाले हैं। अब कुछ लोग होंगे जिनको केवल फैक्ट्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा होता है, देखो फैक्ट्स लिखा होता है। टीचर क्या करता है, उन फैक्ट्स को रिलेट करके, उसके लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट समझाते हुए उस टॉपिक को समझाता है। वही मेरा काम है। तो यहाँ पर मैं लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट बताते हुए, एक दूसरे से रिलेट करते हुए इन फैक्ट्स को समझाने वाला हूँ। तो जिन लोगों को केवल फैक्ट्स चाहिए होते हैं, फैक्ट्स कलेक्ट करने का शौक है, केवल लॉजिक नहीं समझना है, वो अभी मैं जो दिखा रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिए। बाकी जिन्हें लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझने हैं, वो मेरे साथ बने रहिएगा। तो देखो, ये पहली स्लाइड क्या है। ये पहला है कि किस तरह से ये ताम्रपाषाण युग की सभ्यता की कुछ विशेषताएं, क्या उनकी विशेषताएं रही। उसके बाद कुछ समाधान विधियां, पूरे भारत में ताम्रपाषाण की किस तरह से समाधान हुए मृतकों के। उसके बाद यहाँ पर कुछ ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं, उनमें से ये एक संस्कृति है, उसी के स्थल हैं। दूसरी संस्कृति, उसके स्थल। तीसरी संस्कृति, चौथी संस्कृति। तो ये कुछ संस्कृतियां हैं। चलिए, तो हम ताम्रपाषाण को समझ लेते हैं। अब इसके नाम से ही शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर नाम का लॉजिक क्या है, ताम्रपाषाण। और जब तांबा इंसान ने खोज लिया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पहली खोजी गई धातु, और आप लोगों को पता भी होगी कि पहली खोजी गई धातु इंसान के द्वारा जो सबसे पहले खोजी गई थी, वो क्या थी, तांबा। जब तांबे को खोज ही लिया, तो यहाँ पे तांबे और पत्थर के एक साथ औजारों का यूज क्यों कर रहा है, और उसको ताम्र और पाषाण, इंग्लिश में इसको नाम याद रखना है, ऐसे जैसे लिखा हुआ है वैसे भी याद रखना है। हिंदी रूपांतरण इसका चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक मतलब ताम्र पाषाण, चालको लिथिक, लिथिक मतलब वही पत्थर। तो तांबा और पाषाण मतलब पत्थर, स्टोन एंड कॉपर। ठीक, हर तरीके से बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ पर देखो है क्या, सबसे पहले आप एक उदाहरण देखो, समझो, उसको फील करो। ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम इसको ताम्र पाषाण क्यों बोल रहे हैं, हम इसको ताम्र सभ्यता क्यों नहीं बोल रहे, केवल ताम्र क्यों नहीं कर रहे। या फिर इंसान ने अगर औजारों का यूज किया, तांबे का और पत्थरों का, दोनों का साथ में क्यों यूज किया। जब उसको तांबा मिल ही गया था, तांबा खोज ही लिया था, तो उसका यूज, केवल उसका यूज क्यों नहीं कर रहा है, वो पत्थर को अभी भी यूज क्यों कर रहा है।
तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, जो मैंने सोचा है। देखिए, अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, हम जो जिस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, अगर मोबाइल की ही बात करूँ मैं, तो हम एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, है ना? आप याद करो उस टाइम को जब एंड्रॉइड आया था, तो सब जगह क्या एंड्रॉइड था? और जगह 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 एंड्रॉइड था, तो सबको यूज करना आया था क्या एक साथ? नहीं आया था ना। मतलब एंड्रॉइड आ तो गया है, लेकिन सबको यूज करना नहीं आ रहा है। मल्टीमीडिया आ तो गया है, सबको यूज करना नहीं आ रहा है। उससे पहले क्या चलते थे? कीपैड वाले फोन। उससे पहले क्या चलते थे? ट्रेन ट्रेन, वो गोल गोल घुमाकर और कान पे लगाने वाले फोन। ठीक है, ठक 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 ठक, कान पे लगाने वाले। तो टेलीफोन, मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन, ठीक है। किस तरीके से टाइम बदल रहा है। तो जब टाइम बदलता है, तो ऐसा नहीं है कि हम सो के उठते हैं और सुबह को टाइम बदला हुआ मिलता है। टाइम को बदलने में थोड़ा देर लगती है। और वो जो देर लगती है, तो ये एग्जाम्पल इसलिए है कि जब एंड्रॉइड आया, तो हमें उसे शुरुआत में पूरी तरह से यूज करना नहीं आया। हम जो यूज करने वाले थे, वो कीपैड फोन का यूज करने वाले थे। तो हमने बहुत लंबे टाइम तक कीपैड फोन का यूज किया, लंबे टाइम तक कीपैड फोन को नहीं छोड़ा। जब हमें पूरी तरीके से एंड्रॉइड यूज करना आ गया, सारे में एंड्रॉइड छा गया, व्याप्त हो गया, तब हमने कीपैड फोन को यूज कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि कीपैड फोन तो अभी भी कोई कोई यूज करता है। तो भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तांबा, देखो अभी भी पत्थर का हथियार यूज करते हैं। किसी को कुछ नहीं मिला तो पत्थर उठा के सिर में मार दिया, है ना, जिसको बोलते हैं कि खोपड़ी फोड़ दी। वो काम अभी भी होता है। तो कुल मिला के हम एक लॉजिक की बात कर रहे हैं कि किस तरह से कोई चीज बदलती है, उसको टाइम लगता है सीखने समझने में। तो वही काम हुआ कि जमीन के अंदर से इंसान को एक धातु मिली, जमीन के अंदर से निकलती हैं धातुएं। तो एक धातु मिली, जो सबसे पहली धातु थी वो तांबा मिली। और तांबा जो है वो एक सॉफ्ट धातु है ना, मुलायम धातु है। अब आगे चल के क्या करेगा इंसान, उस तांबे में टिन मिलाएगा। टिन मिला के उसको क्या कर देगा, कठोर बनाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, एक एक चीज को, एक एक लॉजिक को ध्यान से समझना। तो टिन मिला के उसको कठोर बनाएगा और बना देगा कांसा। ठीक, वो क्या होगी, एक कठोर धातु होगी, जिसका यूज वो अपनी जमीन को खोदने में कर लेगा, हथियार बनाने में कर लेगा, अलग अलग चीजों को, अलग अलग उपकरण बनाने में कर लेगा। लेकिन क्योंकि तांबा एक सॉफ्ट धातु है और पहली खोजी गई धातु है, तो अभी उसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैंने जमीन के अंदर से चीज तो मुझे मिली है, इसको मैं बनाऊं क्या, यूज क्या करूं, कैसे यूज करूं, हर कोई उसको जाने नहीं पा रहा है। अब क्योंकि वहां पर जो इंसान है वो बहुत पहले से आदी है पत्थरों का, है ना। तो जब पत्थरों का आदी है, तो वो पत्थरों का ही यूज करता आ रहा है, पत्थरों का ही यूज करता चलेगा। तो बहुत एक लंबा टाइम पीरियड ऐसा होगा कि जिसमें वो तांबे के साथ साथ पत्थरों का यूज करता चलेगा। तो जब तांबे के साथ साथ पत्थरों का भी यूज करता चल रहा है, तो हम उसको बोल रहे हैं ताम्र पाषाण सभ्यता, ताम्र पाषाण काल। जब वो पत्थरों को छोड़ देगा और तांबे के साथ टिन मिला लेगा, तो हम उसको बोलेंगे कांस्य युगीन सभ्यता या ताम्र युगीन सभ्यता, जब केवल तांबे का यूज करेगा। कुछ स्थल ऐसे मिल जाएंगे जहां केवल तांबा यूज होगा, है ना, अंतिम दौर तक आते आते। तो उसको ताम्र युगीन, और फिर उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता। अब समझ गए क्या हुआ? चलिए, तो इसकी ये तो था इसका नाम। अब देखो इसके विशिष्ट मृदभांड यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक, देखो पहले ये वाला पॉइंट एक बार देखो, पहले ये वाला पॉइंट समझ लेते हैं। तकनीकी दृष्टि से कांस्य, ये ऊपर आना चाहिए था, ये नीचे डल गया मुझसे। तकनीकी दृष्टि से कांस्य युग से पहले कौन सी ये सभ्यता, ताम्र युग। अभी मैंने बताया कि पत्थर, पत्थर के बाद तांबा मिला, तांबे को पत्थर के साथ साथ यूज करता रहा। ठीक है, मिला के नहीं, मतलब पत्थर को भी यूज कर रहा है, तांबे को भी यूज कर रहा है। तो ताम्र युगीन, हमने ताम्र पाषाण सभ्यता बोल दिया उसको। ले ये सभ्यता जो है, वो तकनीकी दृष्टि से कांस्य युग से पहले आनी चाहिए। लेकिन भारत में अधिकांश संस्कृतियां इसकी और प्रमाण कांस्य युग के बाद के मिले हैं। इसको ध्यान से समझ लेना, ये वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को। देखो इस वाले पॉइंट को, देखो होता क्या है। सबसे पहले पाषाण है, यानी कि पत्थर है, स्टोन है। ठीक है, इसके बाद क्या आया, इसके बाद उसको तांबा मिला। तांबे में क्या करा उसने, इसके साथ में, तांबे के साथ में, या ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद कांसा आया, कांस्य हो गया। उसके बाद लोहा आया। ठीक है, ये है टेक्निकली। जैसे पहले, पहले फोन, टेलीफोन, कीपैड वाले फोन, मल्टीमीडिया फोन, एंड्रॉइड फोन,
है ना, इस तरीके से। तो वैसे ही टेक्निकली जब हम देखते हैं, पहले पत्थर आया, फिर तांबा का खोज कर ली उसने, जमीन से निकाल लिया। तांबे में जैसे ही टिन मिला देगा, टिन, दिख रहा है, तांबे में जैसे ही टिन मिला देगा तो वो बन जाएगा कांसा। अब क्योंकि तांबा है तो ही उसमें टिन मिलेगा, तो टेक्निकली क्या है, पहले तांबा आएगा, फिर उसके बाद टिन मिलेगा, तो बनेगा कांसा। और कांसे के बाद में आ जाएगा, उसको खोज कर लेगा वो लोहे की, लोहा और भी मजबूत। ठीक है, तो पहले सॉफ्ट धातु, उसमें ये मिलाया, थोड़ी कठोर हुई और ये और मजबूत आ गई। टेक्निकली ये ग्राफ चलता है। लेकिन अगर हम इंडिया के संदर्भ में लें, संस्कृतियों के संदर्भ में, तो जो हमें प्रमाण मिले हैं वो किस तरह के प्रमाण मिले हैं, वो प्रमाण यहाँ पे देखो। कि सबसे पहले हमें मिला पत्थर, पाषाण वाले प्रमाण, मतलब पाषाण काल के प्रमाण। फिर हमें जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, इसके आगे चलते हैं तो कांस्य के प्रमाण, कांस्य युगीन सभ्यता के प्रमाण। और इसके आगे चल रहे हैं तो मिल रहे हैं हमें तांबे के प्रमाण, ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण। ठीक है, तो मिलना तो चाहिए ऐसे कि पाषाण, तांबा और ताम्र पाषाण और फिर कांस्य। लेकिन भारत के संदर्भ में जो हमें प्रमाण मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं पाषाण, फिर कांसा, कांस्य और फिर ताम्र पाषाण। इस पॉइंट को स्पेशली याद रखना है, ये बहुत एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, खासतौर से जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं तो उनमें पूछा जाएगा। तो भारत में अधिकांश संस्कृतियां और प्रमाण कांस्य युग के बाद मिले हैं। और कांस्य युग का मतलब क्या है, उस बात को ध्यान रखें। कांस्य का मतलब है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। यानी कि भारत में जो मिला है वो पहले पाषाण काल, फिर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और फिर उसके बाद ताम्र पाषाण युग के प्रमाण हम लोगों को मिल रहे हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है, तो एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ, हालांकि लॉजिकली समझाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा। देखो, छोटा सा पॉइंट बताता हूँ कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली के ऊपर इतना घनी बस्ती आ गई है, मतलब जगह जगह कॉलोनीज हैं। अब हम उन कॉलोनीज को उखाड़ के, हम खुदाई करके जगह जगह तो देख नहीं सकते कि कहाँ क्या चीज है ना। जैसे जैसे खोदते चले जाएंगे वैसे वैसे हमें सभ्यता, संस्कृतियां मिलती चली जाएंगी जमीन के नीचे, दफन हुई। पहले एक संस्कृति इस तरीके से, पहले एक पुरानी संस्कृति, इसके ऊपर कुछ बाढ़ आ गई, कुछ हुआ, वो दब गई, फिर दूसरी संस्कृति, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से, है ना। तो क्योंकि हमें पूरे भारत की हम इस तरीके से खुदाई नहीं हो पाई है, तो चीजें पूरी तरीके से हमें नहीं मिल पाई हैं। धीरे धीरे खोज जारी है, हमें चीजें मिलती रहेंगी। तो फिलहाल यही ध्यान रखें कि ताम्रपाषाण जो आता है टेक्निकली तो कांस्य से पहले आना चाहिए, लेकिन भारत के संदर्भ में वो बाद में आ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इस पॉइंट को। चलिए, हो गया। तो नाम मैंने बता दिया है, नाम हो गया है, काम हो गया है। अब आते हैं विशिष्ट मृद भांड। देखो, विशिष्ट यहाँ पर मृद भांड क्यों डाले हैं इसकी संस्कृति में, क्योंकि मृद भांडों के लिए हम अलग से भी एक क्लास, एक वीडियो करेंगे, जिसमें पुराने समय से और बाद तक के समय के मृद भांडों को देखेंगे। क्योंकि मृद भांड से हमें समय का पता चलता है, हमें काल का पता चलता है, हमें पता चलता है कि उनकी सभ्यता कैसी होगी, संस्कृति कैसी होगी। कैसे, आप अभी कौन से बर्तन यूज करते हैं, या तो कांच के बर्तन यूज करते हैं या फिर स्टील के बर्तन यूज करते हैं, है ना। आपसे जो पहले लोग थे वो क्या यूज करते थे, तांबे के यूज करते थे, पीतल के यूज करते थे। उनसे पहले और जो लोग थे वो क्या यूज करते थे, चांदी के करते थे। उससे पहले और जो लोग थे वो क्या करते थे, सोने के करते थे, है ना। इसी तरीके से, तो पुराने समय में क्या होता था, मैंने बताया था कि मध्य पाषाण काल में इंसान ने बर्तन बनाने शुरू किए, मानव ने बर्तन बनाने शुरू किए, और हाथ से मिट्टी लेता, उसको पाथता, ठीक है, गोल गोल किनारे उठाता, बन जाती थाली या कटोरी या जो भी बनता वो बन जाता। और उसको क्या करता, उसको धूप में सुखा देता, और गलती से वो खुली हुई बाहर रह जाती और पानी डल जाता, वो फिर मिट्टी बन जाती। ये हुआ, ये थी मध्य पाषाण काल वाली बात। धीरे धीरे नवपाषाण काल में आकर क्या हुआ कि इंसान ने मिट्टी के जो बर्तन थे वहां पर पहिए का यूज आ गया था, पहिया बना लिया था। उस पहिए पे जब उसको घुमाया, पहिए को रखकर घुमाया एक धुरी पर, और उसके ऊपर मिट्टी लगाई, तो वो मिट्टी के बिल्कुल गोल, जिनको बोलेंगे सुडोल बर्तन, वो बनने लगे। मध्य पाषाण काल में कैसे, हाथ से बने हुए बेडोल बर्तन, मतलब केवल काम चल रहा है। लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ, सुडोल बर्तन बनने लगे, अच्छे बर्तन बनने लगे। चाक पर, जिसको बोला गया कुम्हार का चाक, कुम्हार का मतलब कुंभकार, और कुंभकार का मतलब
मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, मतलब घड़े बनाने वाला। तो वहां पर क्या हुआ, नपाषाण काल में चाक पर गोल मटोल सुडोल बर्तन बनाए जाने लगे, चिकने चिकने बर्तन। और क्योंकि इस समय पर आग का प्रयोग भी होने लगा था, तो उसको क्या किया गया, धूप की जगह, धूप में सुखाने की जगह आग में सेका गया। और जब आग में सेका जाएगा तो वो बर्तन कैसा हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, घड़े की तरह। जो घड़े हैं मिट्टी के ही तो बने हुए हैं, लेकिन उनमें से क्या, मतलब पानी से गल जाते हैं, वो नहीं गलते ना। तो वो जो बर्तन है, क्योंकि मिट्टी के बने हुए, गोल मटोल चाक पर बने हुए और आग में तपे हुए, तो वो पानी से गलते नहीं है। ये काम कर लिया था उसने कब, नवपाषाण काल में आके इंसान ने। समझ गए इस चीज को। लेकिन उसने केवल बर्तन बनाए थे। अब आप अपने यहाँ पर भी घड़े देखते होगे, दिवाली आती है, बहुत सारे त्योहार आते हैं, उन पर देखते होगे मिट्टी के बर्तन। तो कुछ सिंपल बर्तन रहते हैं और कुछ पर चित्रकारी होती है। अब वो चित्रकारी नवपाषाण काल में इंसान ने नहीं की थी, नवपाषाण काल की लास्ट स्टेज में। और कुल मिलाकर आकर ताम्रपाषाण, देखो यहाँ पर टाइम को समझना जरूरी, टाइम फिर वही, ये पाषाण उससे हड़प्पा सभ्यता से भी पहले चल रहा है ना। कुछ बस्तियां इसकी, कुछ बस्तियां बाद में जा रही हैं। तो यहाँ पर टाइम को अभी केवल इसकी थीम ध्यान रखें। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, इससे पता चल रहा है इसके समय का। तो विशिष्ट मृदभांड कौन से थे, गेरिक और चित्रित भूसर मृदभांड। सबसे पहले सीधा सीधा प्रश्न होता है कि भारत में सबसे पहले जो चित्रित मृदभांड थे, चित्रित, चित्र बनाए हुए मृदभांड है ना, जो घड़े हैं उन घड़ों पर चित्र बना दिए जाएं कलरफुल, तो वो कब मिले, तो वो ताम्रपाषाण सभ्यता में, ठीक है, ताम्रपाषाण टाइम में। तो क्या किया गया, ताम्रपाषाण टाइम में इन पर गेरू रंग के बर्तनों पर चित्र बनाए जाने लगे। वो सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है, ताम्रपाषाण से, चित्रित मृद भांडों का। ध्यान रहना चाहिए। अब देखते हैं, देखो यहाँ के जो घर थे वो घर कैसे बनते थे। पहली बात, इस पॉइंट को ध्यान रखें आप, ये हो गया। इसको ध्यान रखें, मुख्य रूप से एक ऐसी थी, ग्रामीण संस्कृतियां थी। क्योंकि जब लोग बस्ती बना रहे थे, धीरे धीरे बस्ती बन रही थी, तो वहां पर कैसी संस्कृतियां थी, ग्रामीण संस्कृतियां थी। लेकिन ग्रामीण संस्कृतियां, लेकिन बाद की कुछ जो संस्कृतियां हैं, बाद के कुछ जो जगह हैं, कुछ बस्तियां हैं, उनमें नगरीकरण का शुरुआत होने लगी थी। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं था। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, मुख्य रूप से कैसी थी, ग्रामीण संस्कृतियां थी, है ना। और घर कैसे बनते थे, यहाँ पत्थर के, मिट्टी व कच्ची ईंटों के। मतलब कैसे बनाते थे घरों को, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के पत्थरों से घर बनाया, जैसे पाषाण काल में बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज इंसान ने की थी कि उन पत्थरों पर वो घास फूस लगाते और उसको मिट्टी से लेप देते थे। चारों तरफ से मिट्टी लगा दी, गीली करके मिट्टी को, जैसे पुराने समय में देखा होगा गांव में घर होते थे, मिट्टी से लेप देते थे दीवारों को, वैसे ही मिट्टी से वो लेप देते थे। बहुत सारे उससे, बहुत सारे अच्छी चीजें होती हैं, जैसे तापमान ठीक ठाक बना रहता है, गर्म ठंडी उस चीज का। फिलहाल यहाँ केवल इसकी बात कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, ये पत्थरों से, पत्थरों को मिट्टी से लेप कर वो घर बनाते थे दीवारों को। या फिर क्या करते, जैसे अभी भी आप भट्टे पर देखते होगे तो दो तरह की ईंटें होती हैं। एक भट्टे में जली हुई ईंट, पकी हुई ईंट होती है, जिससे हम घर बनाते हैं अभी। लेकिन उससे पहले वो जो ईंट होती है, वो कैसी होती है, कच्ची ईंट, जिसको एक सांचे में डालकर, एक मिट्टी के गारे को एक सांचे में डालता है एक आदमी, और उसको सुखाने के लिए धूप में रख देता है। वो जो ईंट होती है वो होती है कच्ची ईंट। तो ऐसा माने कि मिट्टी की ही बनी हुई ईंट। तो या तो मिट्टी की ईंट का प्रयोग करते थे, या मिट्टी का, या पत्थरों का। ठीक है, छान वान डाल लेते थे, छप्पर डाल लेते थे, उस तरह की ये घर होते थे। लेकिन मैंने वही बताया अपवाद, इसका अपवाद है गिलुंद में। हमें गिलुंद एक जगह अभी मिलेगी, आगे आ जाएगी कहाँ पर है, वो कैसे है। तो गिलुंद से पक्की ईंटों के घर मिले हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी जगह से झोपड़ियाँ, कच्ची ईंटों के और पत्थरों के घर मिले हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो, वो पशुपालन करते थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के थे। ठीक, लगभग बहुत सारे जानवर मिले हैं, घोड़े का प्रमाण तो पूर्णतः नहीं मिला है, बहुत सारे जानवर मिले हैं। मांस खाया करते थे निश्चित तौर पर। और सभी जानवरों का, सभी का मतलब जिन जिन का खा सकते थे, गाय का भी मांस खाते थे, भैंस का भी मांस खाते थे, सुअर का भी मांस खाते थे। ये सभी जानवर वहां पर मिले हैं। ठीक है, और इन जानवरों में वो पशुओं को पालते थे। पशुपालन पहले से ही चला हुआ आ रहा था। कब से,
मध्य पाषाण काल से जब कुत्ते को पालना शुरू किया था इंसान ने। लेकिन यहाँ पर आकर एक बदलाव हुआ। यहाँ पर आकर इनके घरों को देखने से पता चलता है कि इनके आंगन में बीच में पशु बंधे हुए होते थे, और उन पशुओं को बांधा जाता था मांस के लिए प्रयोग करने के लिए। ठीक है। तो पशुपालन वैसे पहले समय से जैसे चलते हुए आ रहे थे वो भी कर रहे थे, और कुछ पशुओं को ये मांसाहार के रूप में प्रयोग करने के लिए भी यूज करते थे। ठीक है। यहाँ पर एक खास चीज है कि ये जो पशु होते हैं, जैसे अभी हम गाय से दूध लेते हैं, भैंस से दूध लेते हैं, उस दूध से प्रोडक्ट बनाते हैं, पनीर, खोया, मावा, ऐसी चीजें बनाते हैं। तो ये वो प्रोडक्ट नहीं बनाते थे, दूध को उसके पशु के बच्चे के लिए ही छोड़ देते थे, ये केवल मांस खाते थे। है ना। एक तरफ अपना धर्म कर्म निभा रहे हैं, और दूसरी तरफ अधर्म कर्म जो भी है उस समय पर जो भी चलन था वो कर रहे थे। उसके बारे में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि समय समय पर इंसान की सोच में, इंसान के व्यवहार में सब चीजों में बदलाव होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पशुपालन कर रहे थे, मांसाहारी शाकाहारी दोनों तरह के थे। कृषि विभिन्न फसलें, मतलब कृषि के रूप में वो विभिन्न फसलें उपजा रहे थे। विभिन्न फसलों का मतलब जो आजकल की फसलें हैं, गेहूं, जौ, चना, बाजल, ये दाल, ये सारी चीजें वो उपजा रहे थे। तो यहाँ पर लिखा नहीं है, क्योंकि मोस्टली सभी फसलें उगा रहे थे। अलसी, है ना, वो सारी चीजें ये उगा रहे थे। यहाँ पर वस्त्र निर्माण, ये यहाँ पर खास पॉइंट है। वस्त्र निर्माण ये लोग करने लगे थे। कैसे वस्त्र, अभी आगे चल के आ जाएगा। रेशम के वस्त्र, या फिर पटसन के वस्त्र, पटसन उद्योग यहाँ पर आएगा, या फिर ऊनी वस्त्र, है ना, खाल ले लेते, या फिर चमड़े के वस्त्र। अब देखो, चमड़े के वस्त्र बहुत पहले से चले हुए आ रहे थे। चमड़ा, इंसान ने मध्य पाषाण काल में आकर चमड़ा मांस से अलग करना सीख लिया था। क्यों? क्योंकि पुरापाषाण काल की मध्य और उत्तर अवस्था तक आते आते इंसान ने एक पत्थर का एक हथियार बनाया। पत्थर को आगे से शार्प करके, जैसे खुरपा होता है इस तरीके से शार्प करके, चिकना करके, आगे से धार बना के, एक इस तरह से लंबी धार, ये लंबी धार बना के, ठीक है, मांस से चमड़े को अलग करने का काम सीख लिया था इंसान ने, और उस चमड़े को अपने चारों तरफ लपेट लेता। वो उसका वस्त्र था। धीरे धीरे क्या किया, हड्डी ली, हड्डी को पैना किया, और उस हड्डी से उसमें सुई बनाकर छेद करके और सिलना चालू कर दिया। अब वो चमड़े के सिले हुए वस्त्र पहनने लगा था। कब? नवपाषाण काल में। और इसमें आकर वो क्या करने लगा, नए नए प्रयोग करने लगा, अलग अलग तरह के वस्त्रों का यूज करने लगा। समझ में याद रहना चाहिए। तो वो करने लगे थे, वस्तु विनिमय करने लगे थे। वस्तु विनिमय का मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। अभी हम पूरे भारत में देखेंगे तो अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें मिलेंगी। जैसे हम पूर्वी भारत में देखें, बंगाल बिहार की साइड देखें, तो लोग चावल ज्यादा खाते हैं, लोग मछली मांस ज्यादा खाते हैं। उस समय पर भी ऐसे ही था, मछली मांस का प्रोडक्शन वहां पर ज्यादा था, चावल का प्रोडक्शन ज्यादा था। उत्तर भारत में चावल और गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा था। अगर हम जाएंगे महाराष्ट्र गुजरात साइड में तो वहाँ समुद्री जीव मिलेंगे। हम दक्षिण में जाएंगे वहां कुछ और मिलेगा। तो सब लोग क्या करते थे, ये तो एक बड़े क्षेत्र पर बताया मैंने, छोटे क्षेत्र पर भी वही चीज है। जो सामान जिसके पास नहीं है वो दूसरे से ले लेना, अपने वस्तु को दे देना, अपनी अधिशेष को दे देना, इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। क्योंकि वहां पर कोई करेंसी नहीं है, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, तो वस्तु के बदले वस्तु दी जाएगी। तो वो यहाँ पर करने लगे थे वस्तु विनिमय। ठीक है। तकनीकी दृष्टि से ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि तकनीकी दृष्टि से ये पहले आता है, लेकिन कांस्य युग के बाद में बहुत सारे प्रमाण इसके मिले हैं। अब यहाँ पर ये देखो, हमसे प्रश्न होता है क्या ये लोग आस्था रखते थे, आस्तिक थे? हाँ, आस्था रखते थे। किस में आस्था रखते थे? तो जैसे आपने देखा होगा वैदिक काल या फिर हड़प्पा सभ्यता, प्रकृति पूजा कर रहे हैं, पशुपति की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मातृ देवी की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें केवल एक ही चीज का प्रमाण मिला है, और वो क्या प्रमाण है कि हमें एक स्त्री की मूर्ति मिली है, वो भी नग्न स्त्री की मूर्ति। लेकिन वो इस रूप में मिली है कि ये समझा गया है कि महिला की टेराकोटा की मूर्ति मिली है, मतलब पकी हुई मिट्टी की बनी हुई मूर्ति, टेराकोटा की मूर्ति। संभवतः है, उसको माना गया है कि ये मातृ देवी की मूर्ति है। ठीक है। जो इनाम गांव से मिली है, इनाम गांव में भी आएगा, कहाँ पर है कैसे है वो बताऊंगा मैं, वहां पर आ जाएगा आपको याद। तो फिलहाल क्या संभवतः है मातृ देवी की मूर्ति इसको माना गया है। तो
संभावना है, पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन संभावना है कि ये लोग उस मूर्ति को की पूजा करते होंगे मातृ देवी मानकर। ठीक है, तो फिलहाल उनकी संस्कृति, उनके कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि हम कल्चर के बारे में पूरा नहीं कह सकते, हमें लिखित रूप से कुछ नहीं मिला है। ठीक है, तो उन प्रमाणों के आधार पर ये थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। उसके बाद आते हैं इनकी समाधान विधियां क्या है। समाधान मतलब शवों को किस तरह से दफनाते थे पूरे भारत में, है ना। तो पूरे भारत के शवों को देखना है, तो आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए। हम भारत को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, भारत का मैप थोड़ा देखते हैं। देखिए, ये मान लिया ये इंडिया है। अब इस इंडिया में हम अगर बात करें यहाँ पूर्व की, पूर्वी क्षेत्र की, तो यहाँ पर करते थे आंशिक समाधान। जैसे मैं बना रहा हूँ उस चीज को आपने अपने माइंड में रखना है। होता क्या है वो अभी बताऊंगा। आंशिक समाधान क्या होता है, पूर्ण समाधान क्या होता है वो। देखो, यहाँ पर पश्चिम की तरफ करते थे पूर्ण समाधान। ठीक है, पूर्ण समाधान। उसके बाद में हम नीचे की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर दक्षिण भारत में भी पूर्ण समाधान कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत की एक विशेषता है, महापाषाण पाषाण। ठीक है, ये विशेषता है। यहाँ पर दक्षिण भारत में जो शवों को दफना रहे हैं वो इस तरीके से दफना रहे हैं, पूरब से पश्चिम, यानी कि इधर मुंह और इधर इसके पैर। यहाँ पर महाराष्ट्र में जो शवों को दफना रहे हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र में वो दफना रहे हैं उत्तर दक्षिण, इधर मुंह इधर इसके पैर। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अब बताता हूँ कैसे। देखो, तीन तरह के समाधान हमें मिले हैं। वो पहले तीन तरह के समाधान हम समझेंगे क्या। एक को बोला गया है आंतरिक समाधान। आंशिक समाधान, समाधान होता क्या है ये तो पता है ना। जब कोई मर जाता है, मृत्यु हो जाती है किसी की, तो उसको चाहे तो हम दफनाएं, चाहे हम उसको जलाएं, मतलब उसका जो अंतिम संस्कार होता है उसको समाधान बोल रहे हैं। तो उसका दफनाना, उस समय पर दफनाना चलता था, तो वो किस तरह से होता था। तो आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से और कलश समाधान, तीन तरह के समाधान हमें मिले हैं। आंशिक रूप का मतलब है, जैसा अभी भी कहीं पर एक कल्चर है, ईरानी कल्चर, कि उसमें मृत शरीर को छोड़ दिया जाता है खुले में। पक्षी आते हैं, कौवा गिद्ध उसको खाते हैं, नोच नोच कर उसके मांस को खा लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने उसको दरिद्रता से छोड़ दिया है, हमने ये सोचकर छोड़ा है, मतलब उस समय पर जो सोच होगी या उस कल्चर में जो सोच होगी कि ये ये व्यक्ति मरने के बाद भी दूसरे जीवों का भला करेगा। ठीक है, तो वो उसने गिद्धों ने खाया, अपना पेट भरा, भला किया, उसके मृत शरीर ने बची क्या, उसकी हड्डियां। तो उन हड्डियों में से कुछ हड्डियों को, मतलब जितनी बची उन हड्डियों को क्या करते थे, दफना देते थे। तो ये होता था आंशिक समाधान, मतलब केवल कुछ हड्डियों को दफना देना। आंशिक समाधान समझ गए कैसे। बाकी मांस को खुले में छोड़कर खिला दिया। तो ये आंशिक समाधान था। पूर्ण समाधान क्या है, पूरे के पूरे शरीर को दफना देना, ऐसे का ऐसे ही, जैसा मृत हुआ वैसे ही दफनाना। अब उसको दो तरीके से दफनाया जाता था, या तो उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम। ठीक है, दो तरीके से अभी बताऊंगा वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे। तो वो हो गया। एक था कलश समाधान। अक्सर क्या करते थे बच्चे, क्योंकि छोटे होते हैं तो पता नहीं क्या उनकी मान्यता रही होगी, कि बच्चों को बड़े बड़े घड़ों में, है ना, बड़े बड़े घड़े लिए, उनमें बच्चों का शरीर रखा, अस्थियां रखी और उसको दबा दिया। उसको बोलते थे कलश। कलश मतलब घड़ा, बड़ा घड़ा। तो वो कलश समाधान। और अंत्येष्टि सामग्री यूज करते थे। अंत्येष्टि क्या है, देखो, अभी भी ऐसा होता है कि ये मान्यता होती है, जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम अपने पास से चादर देते हैं। ठीक है, महिला को साड़ियाँ वगैरह देते हैं, कुछ ऐसे हार श्रृंगार के सामान रखते हैं। पंडित जी आते हैं जब हवन करते हैं, 13वीं या बाद में हवन जो होता है, उस हवन में क्या किया जाता है कि अपने पास से कुछ दक्षिणा दी जाती है, कुछ दान दिया जाता है, कुछ कपड़े दिए जाते हैं, चप्पल दी जाती हैं, कुछ जो वो यूज करते होंगे, खाने का सामान दिया जाता है। तो जो वो यूज करता होगा इंसान, वो पंडित जी को दे दिया जाता है दान के रूप में, और ये माना जाता है कि उसको ये परलोक में जाकर यूज कर रहे होंगे। वही यहाँ पर भी होता था। ठीक है, यहाँ पर क्या करते थे अंत्येष्टि में, अंत्येष्टि सामग्री मतलब अपने पास से मृतकों के साथ बर्तन रख देते थे और कुछ तांबे की वस्तुएं रख देते थे, क्योंकि तांबे की बात कर रहे हैं हम, ताम्रकाल की। तो तांबे की वस्तुएं और कुछ बर्तन यहाँ पर रख देते थे, ये मानते हुए कि परलोक में भी वो इसका उपयोग करेंगे। अब जो भी उनकी मान्यता रही हो, चाहे तो वो अंधविश्वास हो, चाहे
पूर्ण विश्वास हो कि ये परलोक में भी इस चीज को, ये इनके बर्तन है, ये इनकी वस्तुएं हैं, इनके साथ दफना दी, और दफना दी तो ये परलोक में जाकर यूज कर लेंगे जहां भी इनकी आत्मा रहेगी। तो क्या मान रहे हैं वो, इस चीज को बोल रहे हैं क्या, अंत्येष्टि सामग्री, ये इसके प्रमाण मिले हैं हमें। ठीक, तो ये 3 समाधान बताए मैंने। हाँ, बच्चों के गले में, कुछ बच्चों के गले में ये भी मिला है कि तांबे का हार मिला है। वो कहाँ से मिला है, चंदौली और नेवासा से। ठीक है, चंदौली नेवासा अभी आएंगे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में या कैसे हैं, तो वहां से ये हार भी मिला है। तो ये कुल मिलाकर सामान रखते थे परलोक के लिए। ये हो गया समाधान किस तरह के थे। अब देखो ये जो समाधान है, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान, उनको देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया जो आंशिक समाधान था वो पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था, अलग अलग जगह पर अलग अलग कल्चर। पश्चिम भारत में पूर्ण समाधान, पूर्व में आंशिक, पश्चिम में पूर्ण। ठीक है, दक्षिण भारत में क्या था, महापाषाण संस्कृति। दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति मतलब क्या था, महा का मतलब होता है बड़ा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। मतलब गांव से बाहर ले जाते मृत शरीर को, और बड़े कब्रिस्तान में बड़े बड़े पत्थर होते थे, उन बड़े बड़े पत्थरों के बीच में उस शरीर को रख देते थे, दफना देते थे। तो उसको बोलते हैं महापाषाण संस्कृति। शब्द विशेषता ध्यान रखना है। तो महापाषाण संस्कृति कहाँ प्रचलित थी, दक्षिण भारत में। क्या होता था, मृतकों के को बड़े बड़े शरीर पत्थरों के बीच में दफना देना। ठीक है, महापाषाण संस्कृति थी। ये हो गया। दक्षिण भारत में जो समाधान था वो कैसा था, पूर्व से पश्चिम। दक्षिण भारत में इस तरह से, मुंह इधर पूर्व की तरफ और इधर को इसके पैर पश्चिम की तरफ। यहाँ पर महाराष्ट्र में कैसा समाधान था, उत्तर दक्षिण, उत्तर मुंह और दक्षिण में इसके पैर, ऐसे करके। उत्तर दक्षिण कहाँ पे लिटा है, ऐसा ऐसे प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है, तो वो याद रखना है। तो आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान, महापाषाण। दक्षिण भारत में और क्या था महापाषाण के साथ, पूर्व पश्चिम, और महाराष्ट्र में क्या था, उत्तर दक्षिण। ठीक है, इसको याद रखना है। बाकी होता क्या है वो चीज मैंने बता दी है। ठीक, अब आगे चलते हैं, क्या था कैसे था। अब देखो यहाँ पर आती हैं हमारी कुछ संस्कृतियां, उन कुछ संस्कृतियों के कुछ जगहों को ध्यान रख लेते हैं। देखो जब मैंने पहले बताया तो तब भी ये बताया था, पाषाण काल में भी बहुत सारे स्थल आए, उनसे बहुत सारे उपकरण मिले, अनगिनत को नहीं याद रखना होता। आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, 1400 स्थल लगभग में मिले हैं, सभी को नहीं करना होता। अपने भारत में भी बहुत सारे गांव, बहुत सारी तहसील, बहुत सारे जिले हैं, सभी को नहीं पढ़ना होता। ठीक, कुछ को जहां से कुछ महत्वपूर्ण चीजें या अपवाद स्वरूप चीजें मिले, हमें उसको ध्यान करना होता है। ठीक है, और बाकी कुछ विशेष जो हैं उनके केवल नाम को ध्यान करना है। तो वही काम हम करने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण संस्कृतियों को देखते हैं, कुछ नाम विशेष को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां, एक संस्कृति देखनी है आहार या बनास संस्कृति, कायथा संस्कृति जो मालवा की ही क्षेत्र में पड़ेगी, एक मालवा संस्कृति और एक जौरवे संस्कृति, इनको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, और बाकी संस्कृति आती हैं तो इनके नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी बता देता हूँ। हमें आ जाएगा सावलदा संस्कृति या प्रभास संस्कृति या पांडु राजर धीवी संस्कृति किस समय की थी, नपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल इस तरह से याद रखना है। यहाँ पर जो समय लिखा है उसको आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, ये केवल रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है, जिससे आप थोड़ा सा माइंड में इमेजिन कर सकें कि भाई ये जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता जिसको बोला गया है, वो कब से कब तक थी। एनसीईआरटी या फिर अनेक विद्वानों ने अलग अलग टाइम बताया। हम एक एवरेज मान लेते हैं कि 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 1750 ईस्वी पूर्व तक, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 1700 ईस्वी पूर्व तक। यहाँ पर आप समय देखेंगे तो 2800 ईस्वी पूर्व से, यानी कि पहले से चल रही है उसके, और देखते चले जाओ तो 700 ईस्वी पूर्व, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बहुत बाद तक भी। ईस्वी पूर्व का मतलब पता होगा ना, जीरो से पहले वाली। तो ज्यादा समय से और कम समय की तरफ, तो ये हड़प्पा समय के बाद तक भी ये संस्कृतियां चली हैं, केवल वो रेफरेंस दिखाने के लिए। इनमें ये याद रखना है कि पहली कौन सी संस्कृति है, बाद की कौन सी संस्कृति है। जैसे जोरवे सबसे बाद वाली संस्कृति है ताम्रपाषाण की, और आहार या बनास सबसे पहली संस्कृति है ताम्रपाषाण की। इस बात को याद रखना है, सबसे पहली आहार बनास, सबसे बाद वाली जोरवे, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, और ये केवल स्थल है, इन्हें केवल इतना याद रखना है कि कौन सा स्थल कहाँ पे रहा है, कहाँ कहाँ से है। जैसे सालवदा कहाँ पर, महाराष्ट्र, बस इतना याद रखना है। प्रभास संस्कृति कहाँ पर थी, गुजरात में, इतना याद रखना है। रंगपुर, रंगपुर हड़प्पा सभ्यता का भी स्थल है,
मतलब सभ्यता इस तरीके से, जैसे ये एक मिट्टी है, यहाँ से हमें मिला हड़प्पा का, नवपाषाण काल का कोई प्रमाण मिल गया, कोई साक्ष्य मिल गया, कोई खोपड़ी मिल गई, फिर उसके बाद हमें हड़प्पा की मिल गई, हमें यहाँ पर ताम्रपाषाण की मिल गई, तो एक के ऊपर एक संस्कृतियां आ जाती हैं। जैसे ही जमीन में दफन हुए, उसके ऊपर दूसरे लोग रहने लगे, फिर तीसरे लोग रहने लगे। तो ये उस तरीके से हड़प्पा की भी है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ के भी कुछ प्रमाण मिले हैं, तो उसको ध्यान रखना है, गुजरात। ठीक है। पांडुराजर धीबी और महिषदल कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। ताम्रपाषाण, तो ये केवल ताम्रपाषाण है। ठीक है। ये और आमरी और कोटदीजी, ये सिंधु घाटी सभ्यता के भी स्थल हैं, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए, तो ये तो नाम याद रह जाएंगे। अब आते हैं हम आहार बनास, जो राजस्थान के की संस्कृति है। दूसरी कायथा, मालवा, ये चंबल घाटी मध्य प्रदेश। नर्मदा, मालवा क्षेत्र पता होगा, मध्य प्रदेश का नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं मालवा क्षेत्र। वहां की है जोरवे, महाराष्ट्र की। इनामगाम, दाइमाबाद ये आएंगे तो महाराष्ट्र की। तो एक एक करके इन चार संस्कृतियों को हम ध्यान से देख लेते हैं एक नजर। ठीक है, चीजें याद हो जाएंगी, बस थोड़ा सा जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ध्यान रखें। पहली संस्कृति है आहार या बनास संस्कृति, पहली सबसे पुरानी, ये भी याद रखना है, आहार या बनास संस्कृति। हो गया। कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में ये संस्कृति चल रही है। इसके जो प्रमुख स्थल हैं, देखो, एक संस्कृति के अलग अलग स्थल है। जैसे आपके एक प्रदेश में अलग अलग जिले होंगे या एक जिले में अलग अलग गांव होंगे, वैसे ही। तो आहार है, गणेश्वर है, बालाथल है और गिलुंद है, ये इसके प्रमुख स्थल है। उनमें से आपको आहार, गणेश्वर और गिलुंद के बारे में थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तीन स्थलों के बारे में। बालाथल भी ठीक है, लेकिन एक छोटी सी चीज मिली है, तो वो कुछ इतनी ज्यादा खास नहीं है। तो यहाँ आहार, गणेश्वर और गिलुंद। आहार और गिलुंद, ठीक है, इसका जो नाम पड़ा है आहार, वो किसके किसके कारण पड़ा है पूछ ले जाए, या फिर याद रखना है किस लिए? क्योंकि ये आहार नदी के तट से एक स्थल मिला है आहार, तो इसके कारण इसका नाम पड़ा आहार। कहाँ पर है ये? उदयपुर जिला, राजस्थान में। ठीक है, इतना याद रह जाएगा। राजस्थान में आहार नदी के सहारे आहार मिला, जिसकी वजह से इसका नाम आहार पड़ा। ये जो गिलुंद जगह है, ये है बनास नदी के तट पर। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ जिले में, राजस्थान में। इस बनास नदी के तट पर ये इसका मुख्य शहर है, तो उसकी वजह से इसका नाम पड़ा बनास, आहार और बनास। ठीक है, ये इसका पहला शहर था, खोजा गया पहला शहर, ये भी याद रखना। जैसे हड़प्पा संस्कृति में 1400 स्थल मिले, उनमें से कुछ शहर हैं, कुछ मुख्य शहर हैं। अब हड़प्पा संस्कृति के नाम बहुत सारे हैं। जैसे पहला नाम हड़प्पा, दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा नाम सरस्वती संस्कृति सभ्यता। अब क्योंकि हड़प्पा पहला खोजा खोजा गया स्थल है, तो इतिहास में एक पैटर्न रहता है कि जो पहले स्थल खोज लिया जाता है उसी के नाम पर उस संस्कृति का नाम रख देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई मुख्य स्थल बाद में मिल रहा है या किसी घाटी के किनारे ज्यादा स्थल मिल रहे हैं, तो फिर उसके नाम पर रख देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु के नाम, सिंधु घाटी के स्थल बहुत सारे मिले हैं। सरस्वती, क्योंकि बहुत सारे स्थल सरस्वती नदी पर मिले हैं। तो वैसे ही ये है कि जो पहला खोजा गया स्थल है वो कौन सा है? आहार। और कहाँ पर मिला? ये आहार नदी पर, इसलिए इसका नाम आहार संस्कृति बोला गया। ठीक है, बनास नदी वाला जो स्थल है वो गिलुंद है, और ये इसका स्थानीय केंद्र है। जैसे भारत का केंद्र दिल्ली है, वैसे इस संस्कृति का केंद्र है गिलुंद, इसका मुख्य केंद्र। ठीक है, जिसकी वजह से बनास नदी पर होने के कारण इसका नाम रख दिया बनास। रह जाएगा याद। तो आहार और बनास, आहार और गिलुंद। अब आहार का एक दूसरा नाम भी है, ताम्रवती या तांबावती। ठीक है, इसको भी याद रखना है। आहार का दूसरा नाम भी है ताम्रवती या तांबावती। क्यों? क्योंकि यहाँ से अधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं, तो इसको ताम्रवती या तांबावती भी बोलते हैं। पुराने समय में आहार को ही ताम्रवती या तांबावती बोला जाता था। इतिहास में अगर कहीं आप ताम्रवती तांबावती पढ़ोगे, तो वो मतलब आहार है। ठीक है, ध्यान रह जाएगा, क्योंकि तांबे के उपकरण बहुत ज्यादा मिले यहाँ पर। ठीक हो गया। अब ये तो हो गए इनके नाम। अब आते हैं इनका काम। तो मैंने बताया कि पोट, बर्तनों से पहचान की जाती है, तो यहाँ पर मिले हैं श्वेत, मतलब सफेद चित्रित लाल काले मृद भांड। अब ये लाल काले हैं या सफेद हैं, तो कंफ्यूजन दूर करता हूँ। जो पोट मिला है, जो बर्तन मिला है, वो मिला है लाल और काले रंग के, लाल रंग के, काले रंग के। उस पर जो चित्र, जो धारियां बनी हुई हैं, जो फूल पत्ती बनी हुई है, वो है सफेद रंग की। तो सफेद चित्रित है, लेकिन है कैसे? लाल काले मृत भांड।
तो मृद भांड है लाल, जैसे आपके घर में कोई कप होगा, ब्लैक कलर का कप है, उस पर व्हाइट कलर की लाइनें, पत्तियां, फूल पत्ती बनी हुई है ऐसा। तो लाल काले मृद भांड मिले हैं कहाँ से? आहार से। और उस पर श्वेत चित्रित हैं, श्वेत सफेद रंग से बने हुए हैं। यहाँ से क्या मिली हुई है? गिलुंद से। हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ताम्रपाषाण सभ्यता की कच्ची ईंटों के घर बनाए होते थे, लेकिन यहाँ से गिलुंद से पक्की ईंटों के घर थे। तो वो कहाँ? आहार संस्कृति की। ठीक है, चलिए अब इसका तीसरा स्थल लेते हैं, गणेश्वर। गणेश्वर राजस्थान में पड़ता है क्योंकि राजस्थान की संस्कृति चल रही है। तो ये राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र में, और खेतड़ी को अभी भी माना जाता है क्या? कि खेतड़ी अभी भी तांबे की खान है खेतड़ी में, है ना। खेतड़ी दो चीजों के लिए फेमस है, कि एक तो किसी की उपाधि दी थी खेतड़ी के राजा ने, और दूसरी तांबे की खान। तो यहाँ तांबे की खान की बात कर रहे हैं। इसका मतलब तांबे की बहुत सारी वस्तुएं मिलेंगी, तीर मिलेगा, भाले मिलेंगे, बंसी मिलेंगी, चूड़ियां मिलेंगी, छेनी मिलेंगी, और बहुत सारी चीजें। कहाँ से मिल रही हैं? सब गणेश्वर से, तांबे की खान के पास से। ठीक है, गेरुए रंग के बर्तन मिल रहे हैं और काले रंग से चित्रित। कंफ्यूजन हो जाता। अब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो क्लियर हो रहा है। अभी बाहर से क्या मिल रहा है? लाल काले रंग के बर्तन सफेद चित्रों से बने हुए। यहाँ पर मिल रहे हैं कैसे? गेरुए रंग के बर्तन लेकिन काले चित्रों से बने हुए। बर्तन है गेरुए रंग का, काले चित्र उस पर बने हुए हैं। ठीक है, जिसको बोला गया ओसीपी। पूछा जाता है ओसीपी कहाँ की विशेषता है? तो कहाँ की? ताम्रपाषाण की, गणेश्वर की। ध्यान रखना, पहले ओसीपी जो मिले हैं वो गणेश्वर में ही मिल रहे हैं। गेरिक रंगीन मृद भांड, इसको ध्यान रखना, गेरुए रंग से रंगे हुए मृद भांड। इन बर्तनों की खासियत होती है, बर्तनों में बताऊंगा, मृद भांडों में बताऊंगा, कि ये थोड़े से कच्चे टाइप के बर्तन होते हैं। ठीक है, उतने पक्के नहीं होते। तो गैरिक रंगीन मृद भांड। हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं ये आपूर्ति करता था कौन? गणेश्वर। पूछा जाता है तो क्योंकि खान यहीं पर है तांबे की, तो वहां पर क्या करता है वो? तांबे की वस्तुएं। और ये टाइम वही चल रहा है हड़प्पा वाला, है ना, देख लिया होगा टाइम तो हड़प्पा को, क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि हड़प्पा कहाँ से आ गया यहाँ, तो वो सारी चीजें एक सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ मैं। तो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं कौन? गणेश्वर आपूर्ति करता था। मुख्य रूप से शिकार और आंशिक रूप से कृषि पर निर्भर था। मतलब यहाँ पर जो होता था, सामान्यतः क्या होता है कि खेती ज्यादा होती है और शिकार कम होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था? शिकार ज्यादा और खेती कम। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में ये विशेषता है। अब आते हैं मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति का जो स्थल है, मालवा वही राजस्थान चल रहा था अभी। अभी आगे हम मध्य प्रदेश के नीचे वाली साइड में। ठीक है, और वहां पर क्या कहाँ पर? नर्मदा। और ये नर्मदा तट महाराष्ट्र तक जा रहा है। ठीक, नर्मदा मध्य प्रदेश के नीचे वाली साइड में और महाराष्ट्र में भी। ठीक, नवदा टोली यहाँ का मुख्य स्थल है। महेश्वर है, कायथा है, ऐरण है और नागदा है। ऐरण को हम बाद में भी देखेंगे, है ना। ऐरण के अभिलेख मिलेंगे, किसी राजा के अभिलेख मिलेंगे, वो हम बाद में देखेंगे, बाद के समय। वही लेयर, ऊपर वाली लेयर से मिलेंगे, नीचे वाली लेयर में ये मिला है। तो यहाँ पर देखो, नर्मदा तट पर महाराष्ट्र में खरगोन जिला पड़ता है, इसको छोड़ सकते हैं आप, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो फिलहाल महाराष्ट्र में याद रखना, याद रख लेना। नवदा टोली। तो नवदा टोली जो है वो क्या? इसका मुख्य स्थल है। कायथा एरण को भी देखना है हल्का फुल्का। बाकी स्थल याद रखने, नवदा टोली, महेश्वर, एरण और कायथा और नागदा। तो नवदा टोली नर्मदा तट पर महाराष्ट्र में प्रथम उत्खनन, वही पहला उत्खनन जो हुआ इस संस्कृति का, वो कहाँ पर? नवदा टोली में। ठीक है, नवदा टोली पहला उत्खनन क्षेत्र था। तांबे की चपटी कुल्हाड़ी मिली है। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? नवदा टोली से। मृत भांड और अन्य मिले हैं। लगभग सभी अनाज यहाँ पर उगाए जाते थे, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर लगभग सभी अनाज उगाए जाते थे, ये मैंने पहली स्लाइड में बता दिया था। यदि नहीं बताया है तो उसको ध्यान रखना कि यहाँ पर कृषि की विभिन्न फसलें, लगभग सभी अनाजों को उगाया जाता था जो वर्तमान में। ठीक है, तो मालवा संस्कृति के तहत ये नवदा टोली में भी ये हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद में आती है मालवा का एक कायथा जगह लेते हैं, कायथा संस्कृति। हालांकि कायथा पहले से चली हुई आ रही थी, लेकिन वो मालवा क्षेत्र में है। तो कायथा संस्कृति को हम अलग से देख लेते हैं। ये कायथा और एरण दो चीजें हैं, दो जगह हैं। तो कायथा को देखते हैं। देखो, उज्जैन क्षेत्र में मध्य प्रदेश में पड़ता है। चंबल की सहायक नदी काली सिंधु के तट पर है। यहाँ से क्या मिला है? तांबे की चूड़ियां और कुल्हाड़ियां। वहां से भी तांबे की शार्प कुल्हाड़ी मिली है। फ्लैट हैंडेक्स मिला है वहां से तांबे का। यहाँ से भी तांबे की चूड़ियां और कुल्हाड़ियां मिली। कहाँ से? नवदा टोली से। और ये भी वहीं पर है, मध्य प्रदेश में, वो महाराष्ट्र में पड़ रहा है। वृषभ की मृण मूर्तियां, वृषभ मतलब बैल,
बैल की बनी हुई मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं यहाँ से। कार्नेलियन और स्टेटाइट, मैंने हिंदी में भी लिख दिया इसको, सेल खड़ी। सेल खड़ी को शायद जानते होंगे, जो हमारे सेल होते हैं, पत्थर होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, उनमें से ही एक सेल खड़ी। तो सेल खड़ी के मनके और हार मिले हैं, ठीक है, छोटे 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 बहुत सारे मनके मिले हैं यहाँ से। मन का मतलब मोती, सेल खड़ी के बने हुए मोती, और फिर उनके बने हुए हार कहाँ से मिल रहे हैं हमें? तो कायथा से। इस बात को ध्यान रखना, कायथा उज्जैन में, मध्य प्रदेश में, तांबे की चूड़ियां, कुल्हाड़ियां, वृषभ मूर्तियां, और ये सेल खड़ी के बने हुए मनके और हार यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक। कुछ खास चीजें थोड़ी थोड़ी याद रखनी है, देखो 2-4 बार आपको दोहराना पड़ेगा बीच बीच में, मतलब रिकॉल करना पड़ेगा इन नोट्स को देख के, तो आपको सारी चीजें याद होती चली जाएंगी। ये अंतिम स्थल है, करा था हमने पहला स्थल महाराष्ट्र वाला, ठीक है, सॉरी, राजस्थान वाला, आहार और गिलोंद वाला। दूसरा फिर हमने किया कौन सा? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाला। और अब ये महाराष्ट्र वाला, नीचे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जोरवे संस्कृति, जोरवे नाम, जोरवे को ऐसे भी लिखा जाता है, ये बात भी ध्यान रखनी है कि ऐसे भी हो सकता है ये जोरवे, जोरवे, तो ये जोक ऐसा लगता है इसलिए जोरवे। तो जोरवे, नेवासा, दाइमाबाद, इनामगांव, सोनगांव, चंदौली, मास्की। मास्की को आपने पहले भी देखा होगा या फिर देखेंगे। किसके अभिलेख मिले हैं? तो अशोक के अभिलेख बाद में जाके मिलेंगे, लेकिन निचली परत में क्या मिल रहा है? ताम्रपाषाण। तो जोरवे इसका पहला स्थल है, जोरवे संस्कृति का जो पहला स्थल है वो जोरवे, उसी के नाम पर, मैंने बताया नाम उसी का रख दिया जाता है, तो जोरवे संस्कृति। बाकी नेवासा, दैमाबाद ये हम बाद में देखेंगे। तो जोरवे क्या है? गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा, उसके किनारे है। अहमदनगर जिला है महाराष्ट्र में, वहां से हमें मिला है। जो फैक्ट है वो याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अब बस इतना याद रखें कि गोदावरी के किनारे मिला है लगभग कहीं पे, और कहाँ पर? महाराष्ट्र की बात चल रही है। सोने का आभूषण भी यहाँ से मिला है, ये एक ऐसा स्थान है जहां से सोने का आभूषण भी मिल गया है तांबे के साथ साथ, तो इसलिए ये पॉइंट भी मैंने डाल दिया है, ठीक। दाइमाबाद, दाइमाबाद या दाइमाबाद, दायमाबाद ऐसे भी लिखा जाता है, दायमाबाद। तो दोनों तरीके से याद रखें, एक ही चीज है, ठीक है। तो दायमाबाद, हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्य की वस्तुएं मिल रही हैं, कांस्य वाली वस्तुएं भी यहाँ से मिली। जैसे यहाँ से सोने की चीज मिल गई है, वैसे यहाँ से कांसे की चीज मिल गई है। क्यों मिल गई? और यहाँ से जोरवे की अगर बात करें तो जोरवा, जोरवे संस्कृति जो चल रही है वो कब की चल रही है? सबसे लास्ट में चल रही है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तांबे की और सॉरी, तांबे के साथ साथ कांसे की चीजें भी मिली हैं हड़प्पा संस्कृति का, इसलिए इस पर प्रभाव माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये हड़प्पा से जुड़ी हुई चीज थी, ठीक है। हड़प्पा के प्रमाण भी यहाँ पर मिलेंगे दाइमाबाद में, इस बात को आपको हड़प्पा में पढ़ेंगे, ठीक है। ताम्रपाषाण की सबसे बड़ी बस्ती है, इस बात को याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो हम ताम्रपाषाण पढ़ रहे हैं उसकी जो सबसे बड़ी बस्ती है वो कौन सी है? दाइमाबाद। लगभग, इसको याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना, केवल थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए कि 20 हेक्टेयर में फैला हुआ और 4,000 लोग जहां पर रह सकते हों, जहां पर बसाए जा सकते हो, इतनी बड़ी बस्ती थी कौन सी? दाइमाबाद। इसकी ताम्रपाषाण समय की, बाद में जाके हड़प्पा टाइम की भी कुछ चीजें यहाँ पर मिलेंगी। कलश समाधान यहाँ पर होता था, मैंने कलश समाधान को पहले ही समझा दिया। तो बच्चों को कलश में क्या कर दिया जाता था? घरों में दाब दिया जाता था, उसको बोलते थे कलश समाधान। वो कहाँ से मिला है? दाइमाबाद से और इनाम गांव से। तो दाइमाबाद को याद रखना है, कलश समाधान सबसे बड़ी बस्ती और हड़प्पा का थोड़ा सा प्रभाव। उसके बाद है नेवासा, अंत्येष्टि कलश समाधि, वही यहाँ से भी मिल रही है, पहले बताया। यहाँ की जगह से, महाराष्ट्र वाली जगह से ये मिलेगी खास तौर पर। पटसन का प्रथम साक्ष्य है, पटसन, पटसन से जो वस्त्र बनेंगे, उस पटसन का प्रथम साक्ष्य जो मिल रहा है वो कहाँ पर मिल रहा है? नेवासा में। और मेटम, सॉरी, रेशम के धागे भी यहाँ पर मिल रहे हैं, मोटे रेशम के धागे, कहाँ पर? नेवासा में। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर वस्त्र बनने चालू हो गए थे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई जोरवे की, जोरवे, दाइमाबाद, नेवासा। एक चौथा स्थल और देख लेते हैं इसका, इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ पर? वही महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र की संस्कृति है। तो इनाम गांव, गोलाकार मकान के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, है ना। आयताकार, गोलाकार, 5 कमरों वाला घर मिला है, थोड़ा सा देख लो एक बार। और यहाँ पर अधिकांश गोल झोपड़ियां मिली हैं। मतलब होता क्या था, देखो ये इनका कल्चर थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। इनके कल्चर में होता क्या था? अधिकांश झोपड़ियां गोल मिली हैं। अब अधिकांश तो गोल मिली हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। कुछ आयताकार मिली हैं बीच बीच में, कोई कोई झोपड़ी, कोई कोई झोपड़ी।
तो ऐसा माना जाता है कि ये जो आयताकार या चौकोर जो भी है वर्गाकार, ये विशेष लोगों के लिए होती होंगी और ये सामान्य लोगों के लिए होती होंगी गोल झोपड़ियां। तो वो कहाँ से मिली है? इनाम गांव से। ठीक, ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो गोल झोपड़े गोल मकान के साक्ष्य मिले हैं, 5 कमरों वाले, जिनमें से एक कमरा आयताकार हो गया और फिर गोल चारों तरफ हो रहे हैं, बीच में आंगन है और आंगन के बीच में मैंने बताया था पशु पाल रहे हैं। तो वो जो मिला हुआ है वो कहाँ से? इनाम गांव से ही मिला हुआ है, जिसके आधार पर मैंने अभी समझाया था कि पशु को बीच में रखते थे, है ना, चारों तरफ कमरे हैं। विभिन्न प्रकार के कारीगर मतलब कुम्हार, लोहार, शिल्पकार आदि यहाँ पर इनाम गांव में रहते थे। तो मतलब डेवलपमेंट चल रहा है। क्यों? क्योंकि जॉरवे में बहुत आगे का समय चल रहा है, तो डेवलपमेंट तो अपने आप, शिल्पकार तो अपने आप ही यहाँ पर आ जाएंगे। थोड़ा सा ये याद रखना है। अंत्येष्टि कलश, अंत्येष्टि कलश फिर से ध्यान करो, मैंने बताया था कलश समाधान कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो भी स्थल मिलेंगे वो कौन से स्थल? दाइमाबाद, नेवासा और इनाम गांव। तीनों में क्या मिल रहा है हमें? अंत्येष्टि कलश मिल रहा है ना, कलश में सब मिल रहा है। किलाबंद बस्ती मिल रही है, मतलब यहाँ पर ऐसी भी बस्तियां मिलने लगी थी कि बस्ती के चारों तरफ, मतलब जैसे हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे हम, चारों तरफ एक दीवार। तो ये लोग क्या करते थे? एक खाई सी बना देते थे बस्ती के चारों तरफ और उसमें पानी भर देते थे, जिससे कोई बाहर से इनके ऊपर आक्रमण ना करे। कुछ इस तरह की सोच रही होगी। तो वो किलाबंद बस्ती यहाँ पर मिली है। तो इनाम गांव से ये सारी चीजें मिली हैं, एक बार एक नजर मार लो। और ये हमारे जो स्थल थे वो लगभग लगभग सारे हो चुके हैं। हाँ, ये एक पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। एक अन्य पॉइंट यहाँ पर छूट गया है, वो अलग से ही लिखा रह गया। मध्य प्रदेश की एक जगह है गुंगेरिया। ठीक है, मध्य प्रदेश की एक जगह है गुंगेरिया, ताम्र पाषाण कालीन जगह है। वहां से देखो, हर जगह से कुछ ना कुछ ढेर मिला है, तांबे की वस्तुओं का और चीजों का ढेर मिला है। तो यहाँ से तांबे के औजार मिले हैं सबसे ज्यादा मात्रा में। अगर हमसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक ये संख्या तो लिखी दी है केवल वैसे ही, लेकिन आपको ये याद रखना है कि तांबे के सबसे अधिक औजार और हथियार और चांदी की पतली चादरें कहाँ से मिली हैं? तो वो गुंगेरिया से। गुंगेरिया कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, इस बात को ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से चांदी के और तांबे के सबसे अधिक औजार और चांदी की पतली पत्ती भी मिली है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब देखो, ये सारा कुछ मैंने समझा दिया है डिटेल में, लेकिन जब तक आप ये 2 मिनट का रिवीजन नहीं देखेंगे तब तक ये मानिए मेरी तरफ से तो क्लास अधूरी है। और आप भी एक काम करके देख लीजिएगा कि एक क्लास को ऐसे छोड़ के और एक क्लास को 2 मिनट का लास्ट में रिवीजन करके देखिए, दोनों में अंतर समझ में आएगा। चीजें दिमाग में लास्ट वाले रिवीजन से क्लियर होती हैं कि हमने किया क्या क्या था। तो देखो, हमने सबसे पहले देखा, जल्दी से देखते हैं, कि सबसे पहले इंसान ने धातु खोजी तांबा। तांबे को खोजकर तांबे को पत्थर के साथ में यूज किया, इसी के वजह से इसका नाम ताम्रपाषाण बन गया। इसकी विशिष्टता जो थी कुछ इस तरह से थी कि जो पैटर्न चलता है तकनीकी तौर पर, इसको अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको यहाँ पर लिखना है इसके बाद में। तकनीकी तौर पर क्या होता है? तकनीकी तौर पर पहले पाषाण पत्थर, फिर तांबा, और फिर तांबे के साथ तीन मिलकर कांसा और फिर लोहा। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है भारत में? पहले पत्थर, फिर कांसा और फिर तांबा। ये सभ्यताएं आ रही है, मतलब पहले हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर ये सभ्यता। तो यहाँ पर ये मिल रहा है। इसकी विशेषता, विशिष्ट मृदभांड मिल रहे हैं, कुछ गेरू वाले मृदभांड मिल रहे हैं, अभी देखा था हमने गेरू वाले मृदभांड मिले थे। चित्रित मृदभांड मिल रहे हैं, सबसे पहले जो चित्रित मृदभांड मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। यहाँ कच्ची पक्की मिट्टी के बर्तन, सॉरी, घर बनाकर लोग रहते थे, लेकिन एक जगह है वहां पर क्या गिलुंद से पक्की ईंटों के घर भी मिले हैं। ठीक, यहाँ पर पशु पालते थे, ग्रामीण संस्कृति थी, मांसाहार शाकाहारी दोनों तरह के थे। वस्त्र निर्माण ये लोग करते थे, पटसन मिला हमें, रेशम मिला हमें, उसके वस्त्र बनाते थे, वस्तु विनिमय करते थे, कृषि में अधिकांश फसलें ये उगाते थे। महिला की टेराकोटा की मूर्ति मिली है, संभवतः है ये मातृ देवी की मूर्ति होगी, ये हमने कर लिया। इनके समाधान, 3 तरह के समाधान, आंशिक समाधान छोड़ दिया तो वे चील खा गए, बाकी को दफना दिया। ठीक, आंशिक समाधान कहाँ से मिला? पूर्वी भारत से। पश्चिमी भारत से हमें पूर्ण समाधान मिला, संपूर्ण समाधान। ठीक, वो अब उसमें देखो डिटेल में, और डिटेल में जाना है तो हम देखेंगे कि कुछ के घुटने मुड़े हुए, घुटने हड्डियों को तोड़ देते थे और तोड़कर तब ये समाधान करते, मतलब हड्डियों को, सारी हड्डियों को तोड़ते, तोड़ने के बाद एक जगह रखते और तब समाधान करते थे। तो वो पूर्ण समाधान पूरी तरीके से नहीं होता था। संपूर्ण समाधान होता था, बिल्कुल सीधा सीधा रख दिया अगर, तो वो संपूर्ण समाधान है। तो जो दक्षिण भारत में हो रहा है, वो दक्षिण भारत में मृतकों को बड़े बड़े पत्थरों के बीच या तो दफनाया जा रहा है, या फिर दक्षिण भारत में कैसा हो रहा है? पूर्व से पश्चिम। ठीक, और
हमारे महाराष्ट्र में कैसा हो रहा था, उत्तर से दक्षिण दफनाया जा रहा था। कहीं पर हमें हड्डियों को तोड़ तोड़ के दफनाया हुआ मिला है और कहीं कहीं पर हमें पूरा का पूरा मिला है, ठीक है, सीधा सीधा दफनाया हुआ। अंत्येष्टि ये करते थे कि चीजों को यूज के लिए, परलोक के लिए रख देते थे। और ये कलश समाधान करते थे, बच्चों को घड़ों में दफनाते थे घर के अंदर। ये कुछ संस्कृतियां हैं। आहार संस्कृति सबसे पहली, मालवा, कायथा और जोरवे। जोरवे सबसे बाद वाली। कुछ अन्य संस्कृतियां, सावलदा महाराष्ट्र की, प्रभास गुजरात की, रंगपुर गुजरात, पांडुराज देवी महिषदल पश्चिम बंगाल, आमरी कोटदीजी सिंधु ऊपर की तरफ। अब ये एक एक करके संस्कृति देखनी है, तो आहार संस्कृति, बनास संस्कृति राजस्थान में, ठीक। उसके बाद ये देखते हैं अराहार बहार, बनास, जल्दी जल्दी में ऐसे होता है। तो यहाँ पर आहार, आहार नदी पर प्रथम स्थल इसके नाम पर पड़ गया, ताम्रवती इसको बोलते हैं। श्वेत चित्रित काले और लाल मृदभांड यहाँ से मिले हैं। ग्लुंद बनास घाटी से मिला है, स्थानीय केंद्र होता था, इसी के नाम पर बनास नाम रखा। पक्की ईंटें यहीं से मिली हैं। उसके बाद ये एक स्थल था गणेश्वर, तांबे की बहुत सारी चीजें मिली हैं। खेतड़ी के पास से, तांबे की खान के पास से मिला है। गेरुए रंग के बर्तन यहाँ काले चित्रित रखे जाते थे, गेरी रंगीन मृत भांडे इनको बोला गया है। हड़प्पा के लिए पूर्ति करता था तांबे की। शिकार ज्यादा करता था, खेती कम करता था। मालवा संस्कृति में नवदा टोली, महेश्वर, कायथा, एरण और नागदा, ठीक है। तो नवदा टोली इसका प्रथम उत्खनन क्षेत्र था। महाराष्ट्र के नर्मदा तट से मिला है। तांबे की चपटी कुल्हाड़ियां यहाँ से मिली हैं। मृदभांड और अन्न लगभग सभी प्रकार के मिले हैं। कायथा संस्कृति में कायथा और एरण, मतलब कायथा वही है जो मालवा क्षेत्र से मिला है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन से। चंबल की घाटी यहाँ पर ये मिला है। यहाँ से चूड़ियां तांबे की, कुल्हाड़ियां, वृषभ की मूर्तियां और यहाँ तेलखड़ी के मनके और हार मिले हैं, ठीक है। जोरवे संस्कृति सबसे बाद वाली है। जोरवी प्रमुख स्थल, प्रथम स्थल जोरवे ही था। बाकी नेवासा, दायमाबाद, इनामगाम, सोनगाम, चंदौली, मौस्की। यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से कलश समाधि लगभग इन तीन चार जगह से, जोरवे, सॉरी, दायमाबाद, इनामगांव, नेवासा, सब जगह से मिलती है, ठीक। प्रथम शहर इसका, प्रथम जगह जोरवे। गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे महाराष्ट्र में, सोने के आभूषण यहाँ से मिले हैं। दाइमाबाद सबसे बड़ा इसका क्षेत्र था, दाइमाबाद का कलश समाधान यहाँ से मिला है। और यहाँ पर कांस्य की वस्तु मिले। नेवासा अंत्येष्टि कलश समाधि मिली है। पटसन का प्रथम प्रयोग यहीं पे, मतलब कपड़े का, यहाँ पर किया गया है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है, ठीक। यहाँ से क्या मिला है, गोलाकार, मतलब झोपड़िया गोलाकार, आयताकार झोपड़िया, लेकिन गोलाकार ज्यादा। उसके अलावा यहाँ से क्या मिला, वही अंत्येष्टि कलश मिला, कलावंद बस्ती मिली है। और विभिन्न प्रकार के कारीगर यहाँ पर रहते होंगे, ऐसा हमें पता चला है। मध्य प्रदेश का गुंगेरिया है, जिसमें हमें तांबे के बहुत सारे औजार मिले हैं और चांदी की कुछ हमें चद्दरें मिली हैं। तो ये हमारा ताम्रपाषाण काल। अब आपको कैसा लगा? अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए। एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो हेल्प डेस्क में अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है ताम्रपाषाण सभ्यता को समझाने का, लॉजिक के साथ में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके और बढ़ा दीजिएगा आगे, और जुड़ जाइए और जुड़े रहिए और सभी को जोड़िए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।